तो हम लोग अब बात समझते हैं वेक्टर के बीच के एंगल की। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए और कोई दूसरा वेक्टर बी है और उन दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई हो, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई होगी तो उसके बाद जो एंगल इनके बीच बनेगा उसको हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये थीटा एंगल जो है ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। ठीक, छोटी सी बात है क्योंकि मैं इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार। क्वेश्चन में गिवन होगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा एंगल आपको दिया है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। छोटी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल निकालो, दो वेक्टर्स हमारे पास बने हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बताओ कितना है। तो शायद कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं 60। नहीं, इसका आंसर 60 नहीं होगा। रीजन क्या है कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन होता है वो तब डिफाइन होता है जब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई हो। तो ये वाला वेक्टर की तो यहां पर हेड है और इसकी टेल यहां पर है, इसका मतलब दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है उसको मैं पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने जो ए वेक्टर हमारे पास है इस ए वेक्टर को हमने शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट किया। मैंने इसको यहां से उठा करके मैंने यहां लगा दिया। तो कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वेक्टर को उठा करके मैंने यहां लगा दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में जुड़ी हुई है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स अब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफाइन हो जाएगा, ये वाला जो आप एंगल देखेंगे ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर्स माना जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं ऐसा बोलूंगा, ये वाला एंगल तो हमारा 60 है ही, यहां के हिसाब से आप देखें अगर ज्योमेट्री से तो ये एंगल 60 होगा। और ये पूरा जो एंगल होता है ये पूरा एंगल होता है 180। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जोड़ूं थीटा और ये 60 को दोनों मिला करके ऑब्वियसली पूरा एंगल बनाएंगे, मतलब 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब पता चला कि जो थीटा की वैल्यू है वो 120 है। तो अगर आपसे बोला जाए एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स का हमारा आंसर होगा 120 डिग्री। इसके बाद हम लोग एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, तो बेसिकली हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए सिस्टम तो है नहीं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब। तो ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया जाए तो हम उसको कैलकुलेशन के थ्रू, मैथ्स के थ्रू बता पाए कि एक्चुअल में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये बात अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी, उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला, रिजल्टेंट का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल दे रहा हूं। तो ये एक्चुअल में वेक्टर ए लगा, ये वाला वेक्टर बी लगा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये आर वेक्टर हमारे पास है। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, और आपको गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का आपको एंगल भी पता है। तो इसका मतलब आपको बेसिकली इस वाले वेक्टर को अगर मैं उठा करके यहां पर लाऊं, तो अगर मैं उठा के आगे लेके आता हूं तो फिर आप दोनों की जो टेल है वो आपस में जुड़ जाएगी। जब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स माना जाता है। इसका मतलब थीटा को गिवन है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो एक्चुअल में वो यहां पर एंगल होगा। सही। अच्छा, अगर मैं बात समझूं कि यहां पर हमें ये वाले की लेंथ निकालनी है, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी, लेंथ कितनी होगी, तो हमें आपको बता चुका हूं कि कभी भी हमारे पास कोई भी इंक्लाइन लाइन है उसकी लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखें, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इस तरह से यहां से वेक्टर बना हुआ है और हमारे पास यहां से यहां तक जो वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर वाली चीज है, और यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हमारे पास ए वेक्टर है। ये वाला लेंथ के हिसाब से बी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा उसको मैंने बी बोल दिया। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं ए बोल सकता हूं। तो मैंने ए लेंथ लिखी, ये वाली लेंथ बी है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल थीटा है। सही है। अच्छा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां पर, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर इंक्लाइन लाइन है उसकी लेंथ निकालना तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर पाइथागोरस लगाएं और यहां से यहां तक लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैंने इसकी लेंथ को बोला आर। आर मतलब है रिजल्टेंट जो वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको मैंने लिखा आर। अगर ये वाली लेंथ बी है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, तो आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की कोई लाइन होती है, इसकी लेंथ बी है, अगर इस तरफ एंगल थीटा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट बनता है बी का कॉस थीटा। सिमिलरली अगर इधर बी कॉस थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इसको मैंने तोड़ करके मैंने ये वाली लेंथ निकाली, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा बी कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा बी का साइन थीटा। अब ऑब्जर्व करो इस वाले ट्रायंगल को, जो आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है,
इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करें, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाला, इस ट्रायंगल को देखें। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगाओ पाइथागोरस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ जो लिखी हुई है बी साइन थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर ले, तो इसको ओपन करेंगे तो लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस ये वाली चीज लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाली चीज यहां लिखी हुई है बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो बचा हुआ लिखा हुआ है ए 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, मैंने इसको यहां लिख लिया। अगर आप याद करें तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं 1 और ये वाली वैल्यू हो गई 1, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सही है, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड में इसको लिखता हूं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है। यहां तक आप नोट कर लो, ठीक। तो हम लोग इसका फाइनल आंसर अगर लिखें तो आर स्क्वायर जो था, तो आर स्क्वायर में उधर से अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा दूं, दोनों तरफ अगर रूट ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू इस तरह से आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका आता रहता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और उनके बीच का एंगल दिया हो तो उसका जो रिजल्टेंट, उसका जो समेशन आएगा उसकी वैल्यू लिखी जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल बार बार अलग अलग चैप्टर्स में आता रहता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और हम समझें कि अगर हमारे पास जो वेक्टर था ए इस तरफ था और जो बी वेक्टर था हमारे पास वो इस तरफ था और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर था वो ये वाला है आर वेक्टर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि आर, ये जो वेक्टर आर है, आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल। तो जब दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनके बीच के एंगल को हम डिफाइन करते हैं। तो ए वेक्टर ऐसे, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे है, तो इनकी टेल आपस में जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा हम बोल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू अगर आपसे बोली जाए तो बताओ कितना आंसर होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास लेंथ ऐसी बनी होती, इसको ऐसे देखो, ये वाला आप देख रहे हो अल्फा और ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, तो ये वाला पार्ट मैंने भी लिखा था बी कॉस थीटा, ये वाला पार्ट मैंने लिखा था बी साइन थीटा। सही है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को डिफाइन करूं तो एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, tan लगा दो, tan थीटा लगाओगे, आपको ये पता है, आपको ये बेस भी पता है, तो परपेंडिकुलर बेस अगर आपको पता है तो आप tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलेंगे tan थीटा मतलब tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला लिखेंगे साइड परपेंडिकुलर मतलब b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां पर थीटा है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा ये हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए बी वेक्टर से निकालो तो बी वेक्टर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस फर्क क्या आएगा कि हमारे पास, इसको ऐसा भी सोचो, ऐसा सोचो कि अगर हमारे पास ए वेक्टर यहां है और जो बी वेक्टर हमारे पास था वो मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, एक ही बात है, मैंने बी वेक्टर को यहां लगा दिया। इनके बीच का जो एंगल था वो हमारे पास थीटा था। इसका रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा तो पैरेललोग्राम लॉ से निकालना होगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर होगा। तो अगर मैं यहां पे एंगल निकाल रहा हूं तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका रिलेशन देखें तो ये लिखा हुआ है बी साइन थीटा। बी क्या है, अगर आप ए के साथ एंगल निकालना चाहते हो दूसरी साइड जो हमारे पास है वो बी है, तो बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं सिमिलर पैटर्न के हिसाब से बात करूं कि अगर यही सेम जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं अगर इसको लिख देता हूं बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले के साथ अगर हम एंगल निकालें तो इसी बात को डायरेक्टली समझो कि मैं ए और बी को फ्लिप कर दे रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं। तो अगर मैं बीटा जो एंगल है बी के साथ बनने वाला उसको अगर निकालना चाहता हूं तो उसको आप चेंज कर दो, इसको आप लिख दोगे ए,
ये वाली चीज तो ऐसे ही रहने वाली, यहां पर रहेगा ए को कर दो बी और बी को कर दो ए, खत्म हो गई बात। तो इस तरह से हम दूसरे वाले वेक्टर के साथ भी एंगल बता सकते हैं। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत हमें पढ़ने वाली है नहीं, तो आप इतनी बात समझ लें, अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम लोग कुछ थोड़ी सी और बात समझते, क्वेश्चन बेसिकली ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इस पे एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ऑब्वियसली पहला बेसिक सवाल, आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है, अगर मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं इसका मतलब है मैं उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने वाला हूं। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 3, और दूसरा कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ आपको दिया गया है 4, और उसके बीच में जो एंगल है वो आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी आपको गिवन है 60। ये थीटा जो दिया गया ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम डिफाइन करके दे रहे हैं। ये 60 आपको दिया गया, ये दोनों वैल्यूज आपको दी गई। सवाल पूछा गया है इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट नेट वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एक बार, तो अगर मान लो ये हमारे पास 4 लेंथ का वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर 3 लेंथ का वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट बनेगा, जब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी होती है तो इनका रिजल्टेंट यहां से पास होता है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है कि बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। इसमें हमें डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं होती, हम सीधा रिलेशन जानते हैं। रिलेशन हमारे पास सिंपल सा बहुत आसान सा रिलेशन है, r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस रिलेशन को लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप a की वैल्यू रख दें, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 4, यहां पर वैल्यू रख दें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू रख दें 4, और cos 60 थीटा की वैल्यू आपको 60 दी गई है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आती है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 25 यहाँ हो गया, और ये हो गया 4 3 12। तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई 25 प्लस 12 37, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, वो ऑब्वियसली आप उतना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं क्या सवाल में क्या बोला जा रहा है। तो एक ठीक सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों ही दिए गए हैं। उसके बाद बोला जा रहा है इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन वाले वेक्टर्स जैसा ही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो जो डेटा आपको दिया गया उस बात को समझो। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर हमारे पास है, उसकी लेंथ मान लेते हैं x है, तो हम बोलेंगे जो बी वेक्टर है उसकी भी लेंथ x है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, उसके बराबर मैंने x मान लिया। रिजल्टेंट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ क्या है, उसकी लेंथ भी उतनी है जितनी ए वेक्टर या बी वेक्टर की है, तो इसका मतलब ये भी x हो गया। आपसे सवाल में पूछा गया थीटा बताओ क्या हो, तो क्या किया जाए। तो थीटा सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा फिर से वही रिलेशन लगा दोगे। तो हमारे पास रिलेशन लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू r। इसके अंदर रूट लगा हुआ है, तो या तो अगर मैं रूट हटा दूं तो हटाओगे तो यहां पर इस तरफ r स्क्वायर हम लिख देंगे। रूट लिखोगे तो ऑब्वियसली फिर r लिखोगे। अगर मैं यहां पर स्क्वायर कर दूं तो यहां पर रूट हट जाएगा और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज रख दें। तो ये लिखा हुआ r स्क्वायर, इसको लिखा मैंने r स्क्वायर की जगह पे लिखा मैंने x स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो, तो ये हमारे पास खत्म हो गया। तो यहां पर हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर cos थीटा। इस वाले स्क्वायर को यहां भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। अब यहां से आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें तो यहां पर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2। अच्छा, अगर आपको ये पता है cos थीटा की वैल्यू -2 है, तो ये बात आपको बेसिक मैथ्स में बताई जाती है कि इसमें अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 120 आ जाएगी।
इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर्स के जो बीच का एंगल है वो एंगल हमारा 120 डिग्री है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख लेते हैं कि दो वेक्टर्स अगर हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो उन्हीं वेक्टर्स के बराबर है, तो इसका मतलब उसका जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा उसका आंसर 120 डिग्री होगा। ये बात एज अ रिजल्ट लोग याद रख लेते हैं, आपकी मर्जी, आप याद रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा। अच्छा, ये तो हमने किया बेसिकली इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से। अगर हम लोग इसको मैथ्स ना लगा करके इसको हम वेक्टर ड्रॉ करके अगर सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर आ जाता। ऑब्जर्व करो, अगर मैं बोल रहा हूं हमारे पास कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है और जिसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ भी उतनी है, तो मैं अगर ए वेक्टर ऐसे बनाऊं और जो बी वेक्टर हमारे पास है उसको मैं ऐसे बनाऊं और जिसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं शो करूं, तो पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया तीनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो बराबर है, तो लेंथ बराबर इसका मतलब ऑब्वियसली ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो इसका मतलब ये सारे एंगल्स जो होंगे वो अंदर वाले ये 60-60 एंगल्स हो जाएंगे। तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये वाला भी 60 हो जाएगा। ये बात समझ आती? ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ए वेक्टर बी वेक्टर की लेंथ बराबर उसी वही बराबर हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की भी लेंथ हो, तो मैंने इसको अगर ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। सही, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो कुछ लोग 60 आंसर बोल रहे हैं। नहीं, 60 आंसर सही नहीं है क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जब टेल आपस में जुड़ी होती तो फिर हम वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ए वेक्टर सही बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें टेल आपस में जोड़नी होगी। तो इस वेक्टर को मैं उठा करके मैंने आगे जोड़ दिया, तो जो ए वेक्टर उसको मैं उठा करके अगर यहां लाऊं तो फिर दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ जाएगी, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला डिफाइन होगा। तो ये एंगल कितना बनेगा? अगर पूरा एंगल देखोगे तो 180 है, इसमें 60 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा जो आंसर बनेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, तो ये आंसर हमारा 120 होगा, क्योंकि ये एंगल 60 जो है ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं, क्योंकि दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे तो फिर उसके बीच का एंगल हमें मिलेगा। तो इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल 120 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में बात की और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई किए। अब थोड़ी सी बात और समझना है कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए जाएं तो उन दोनों वेक्टर्स का कोई रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखें, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है, उसके हिसाब से मैं ऐड कर रहा हूं, तो इसका रिजल्टेंट ये ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये हमारा रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अगर मैं इसके एंगल को चेंज करूं, ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूं तो ये वाला एंगल मैं इसमें कम करता जा रहा हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ लगातार इंक्रीज करती जा रही है। तो जैसे जैसे मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे इसका जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी लेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी सबसे ज्यादा लेंथ का वेक्टर होगा, यहां पर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इन दोनों को मैंने रिजल्टेंट निकाला तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है ये वाला 140 लेंथ आ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें इसके बाद में अगर एंगल को अगर बढ़ाता जाऊं तो एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसकी जो वेक्टर है उसकी लेंथ लगातार कम होती जा रही है, इसकी लेंथ लगातार कम होती जा रही है। लेंथ कम होते 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 जैसे मैंने इस वाले वेक्टर ए को इधर रखा और बी को मैंने इसके अपोजिट रखा, तो वैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो इसका रिजल्टेंट है वो बहुत छोटा हो गया, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो पता क्या चला कि अगर हम लोग यहां से लेकर के यहां तक की बात करें, इस रीजन में यहां से लेकर के यहां तक की बात करें, तो हमें पता चला कि जो वेक्टर है सबसे ज्यादा इसकी जो लेंथ आ रही है वो तब आ रही है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में, और सबसे कम वैल्यू तब आ रही है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बात हमें यहां, तो हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती, ये बात हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, रिलेशन लगाऊं, तो हमारे पास रिलेशन है r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है। अगर हम चाहते हैं कि r की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाए, हमें वेक्टर a और वेक्टर जो b है, दोनों वेक्टर्स की लेंथ हमारी फिक्स है, मतलब a और b में कुछ नहीं कर सकते,
इसकी वैल्यू हमारे पास वही है। हम जो चेंज कर सकते हैं वो एंगल को चेंज कर सकते हैं, तो एंगल को अगर मैं चेंज करूंगा तो मैक्सिमम कब वैल्यू बनेगी, इसको मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यहां से देखो, अगर ये लिखा हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जब cos थीटा हमारा मैक्सिमम जाएगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू भी मैक्सिमम चली जाएगी, तो इसका मतलब है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos थीटा की 1। ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद को यहां पुट कर दिया जाए तो यहां से रिलेशन आएगा r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की वैल्यू मैंने मैक्सिमम कर दी और मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, 1 होती है, मैंने यहां रख दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये वाला रूट ये वाले स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो r की वैल्यू आ गई a प्लस बी। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास बोला जाए कि r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो r की मैक्सिमम वैल्यू होती है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का समेशन। तो दोनों वेक्टर्स जो हमारे पास, एक वेक्टर 3 लेंथ का है, एक वेक्टर 4 लेंथ का है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ भी हो सकता है। पिछले सवाल में हम लोगों ने सॉल्व किया भी था। अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं, आपसे बोला जाए मैक्सिमम कितना होगा, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है 3 और 4, उनका जो समेशन होगा, मतलब 3 + 4 मतलब 7, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7 होने वाली है। तो r रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी के बराबर, और यह होती कब है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। तो अगर आप याद करें, मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि अगर हमारे पास a वेक्टर b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो वहां पर मैक्सिमम रिजल्टेंट आ रहा था। कैलकुलेशन से भी वही बात हमें पता चल रही है। अब इसमें आ जाए, अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमा, तो अगर मैं फॉर मिनिमा की बात करूं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनने वाली है, देखते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि वाली वैल्यू मिनिमम हो जाए, एंगल वाले की अगर मैं ऑब्जर्व करूं cos थीटा, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर आपको ये बात बेसिक में से पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ये बात याद रख लें। cos थीटा या sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 जाती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि अगर इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू -1। सही है। अगर ऐसा लिखता हूं, उसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा की जगह पे आप -1 रख देना, तो यहां से हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नजर आ रहा है फॉर्मूला टाइप, ये लिखा हुआ a माइनस बी का स्क्वायर, इस पे रूट लगा हुआ है ये वाला, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है a माइनस बी हमारे पास वैल्यू बने। इससे मैंने मॉड लगा दिया है, क्योंकि जब आप यहां ये हमारे पास लिखा a माइनस बी, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब उस पर रूट लगाओगे तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगी, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए मैंने a माइनस बी में मॉड लगा दिया। तो मॉड बताता है बेसिकली कि सिर्फ हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोलूं मैं, a को रखा आपने 5 और b को रखा -3, तो 5 और 3 डिफरेंस आ रहा है 2, इसका मतलब हमारा जो r होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर मैं बोलूं a की वैल्यू है 3 और 5 है b की वैल्यू, तो अब यहां पर आपको आएगा 3 माइनस 5 मतलब -2। मॉड लगाने का मतलब है कि माइनस हट जाएगा, सिर्फ 2 लिखा जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि अगर हम लिख रहे हैं मॉड a माइनस बी, इसका मतलब है a और b का डिफरेंस कितना है ये देखना है। तो a और b का डिफरेंस पॉजिटिव नंबर में कितना डिफरेंस है वो आप लिख देंगे, वही हमारा आंसर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आती है a माइनस बी, मतलब डिफरेंस के बराबर। और ये आएगी कब, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब जो वेक्टर्स a और वेक्टर b है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे। ये बात मैं आपको शो भी कर चुका हूं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने समझी। कुछ और बात हम लोग समझते हैं इसके बाद। अगर हमारे पास जो a वेक्टर और b वेक्टर है उसका रिजल्टेंट हमने निकाला, उसकी वैल्यू आ रही रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम याद करें तो हमारे पास जो r था,
वो एक्चुअल में वेक्टर जो था आर वेक्टर, उसको एक्चुअली में हम ये लिख रहे थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ही हम आर वेक्टर बोल रहे थे। तो अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं दोनों तरफ, मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। दोनों तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें मॉड लगाया उधर भी मॉड लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है आर और ये लिखा हुआ है मॉड के साथ ए प्लस बी, एक ही बात है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि वेक्टर्स का जो समेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई मसला है नहीं। अगर मैं बात करूं मैं निकालना है a माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, छोटी सी बात है, समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोई वेक्टर a और कोई हमारे पास वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं समेशन निकालना चाहता हूं तो आपने सॉल्व करके निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू पता है। अगर मैं बताऊं कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो एक्चुअल में हमने समेशन पढ़ा हुआ है, हमने उसको माइनस करना नहीं सीखा है, कैसे उसको माइनस करते हैं। तो समझे, अगर हमें निकालना है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं इसको बोलूंगा ये लिखा हुआ है a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स का मैंने समेशन लगाया। तो समेशन का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन का फॉर्मूला लगाओ, तो लिखा हुआ है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा a, उसको मैंने a लिखा। दूसरा वेक्टर हमारे पास है माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी कैसा दिखेगा पहले वो समझो। तो माइनस बी वेक्टर जो होगा, ये अगर बी वेक्टर है तो इसका मतलब है जो माइनस बी वेक्टर होगा वो इस तरफ नजर आएगा ऐसे। तो माइनस बी वेक्टर होगा उसको मैं उल्टा कर दूंगा, तो ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर हो गया। माइनस बी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, लेंथ माइनस बी नहीं बी होगा, लेंथ तो वही होगी, मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर होगा, माइनस थोड़ी होगा, जिसका मतलब माइनस नहीं होगा, सिर्फ हमें प्लस का मतलब होगा। तो हम लिखेंगे कि जो बी माइनस बी वेक्टर है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपल बी होगा। अच्छा, इनटू कॉस थीटा, यहां पर थीटा जो लिखा जाता है वो वेक्टर ए, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल लिखा जाता है, उसके बीच का एंगल अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल है 180 माइनस थीटा, यहां पर आप रख दें। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, यहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब इसको रखोगे जब तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्ट बन जाता है। तो अगर आप चाहो तो इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। तो इसीलिए मैं लिख दिया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो इस तरह से आती है, प्लस की बजाय यहां माइनस लिख देना होता है, बाकी सारी बातें वही हैं। तो याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखता कैसा है, तो दिखता आप तो पहचान पाते हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं दोनों वेक्टर्स यहां पर बना रहा हूं, ए वेक्टर यहां पर है और बी वेक्टर यहां पर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका यहीं से गुजरेगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा इस तरफ बनेगा, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस पैरेललोग्राम में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे दिखेगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो दिखता है वो इस तरह का दिखता है। कैसे दिखा वो भी ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला हमारे पास ए वेक्टर है, हमें नहीं पता, ये वाला मैंने ड्रॉ किया, हमें नहीं पता कौन सा वेक्टर है, तो इसको मैंने मान लिया ये सी वेक्टर है, इसको मैंने मान लिया कि ये वाला सी वेक्टर है। अगर आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से देखोगे तो मैं बोलूंगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ये वाला, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि ये वाला बी वेक्टर सी वेक्टर ये वाला, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन यहां पर काम करेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो इसका मतलब सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, बी वेक्टर को आप उधर भेज दें, तो उधर भेजोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पता क्या चला कि हमारे पास जो ये वाली साइड आ रही है, ये वाली चीज नजर आ रही है, ये एक्चुअल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो एज अ रिजल्ट हम ये बात याद रख लेंगे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात की जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के से बनने वाला, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाला जो एक पैरेललोग्राम होगा, उसकी एक हमारी जो डायगोनल है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होती है, और जो उसकी दूसरी डायगोनल है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होती है। सही है, तो ये बात एज अ रिजल्ट हम लिख लेंगे। तो इस बात को मैं लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, पैरेललोग्राम formed by
फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिला करके अगर हम एक पैरेललोग्राम फाइंड बनाते हैं तो उसमें एक डायगोनल हमारी ए प्लस बी होती है, देन वन डायगोनल इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने इसमें मॉड लगा देता हूं। मॉड क्यों लगा दिया? मैं लेंथ की बात कर रहा हूं कि एक जो डायगोनल होगी उसकी लेंथ होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ के बराबर। और जो दूसरी डायगोनल आप देख रहे हैं, दूसरी डायगोनल हमारी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एंड अदर डायगोनल इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने का मॉड लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो ये दूसरी वाली साइड होगी वो वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगी। इसके मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉड इस्तेमाल किया। तो एक वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरी डायगोनल हमारे पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम ये बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगली बात समझो। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह से दिए गए हैं कि उन दोनों का जो समेशन है, दो वेक्टर्स का समेशन है, वो उनके जो माइनस करने के बाद जो हमारे पास मैग्नीट्यूड बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा। इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, एक मैथमेटिक्स वाले तरीके से और एक हम लोग ऑब्जर्वेशन से या बोल सकते हो फिजिक्स वाले तरीके से। तो अगर मैथ्स वाले तरीके से सॉल्व करें तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ओपन कर दिया, जिसका रिजल्ट आपको पता है, लिखा जाता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली इसको भी ओपन कर दें तो इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस तरह से लिखा जाता है। दोनों तरफ से रूट हटा दिया जाए तो दोनों तरफ से मैं रूट हटा दूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास इस तरफ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस तरह से वैल्यू लिखी जाएगी। ये वाला ए स्क्वायर यहां खत्म हो गया, बी स्क्वायर से यहां बी स्क्वायर खत्म हो गया, तो हमारे पास यहां से वैल्यू इस तरह की आ गई 2 टाइम्स ऑफ ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। मैंने यहां से ab और 2 कैंसिल आउट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। कोई बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करो, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है थीटा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 90। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं। ये हमारा आंसर आ गया मैथमेटिक्स वाले तरीके से। आराम से सोच लें, समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाला हूं। मैंने अगर पिछली स्लाइड्स के हिसाब से आप देखो तो मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसकी दोनों डायगोनल्स ही हमारी ए वेक्टर ए प्लस बी का समेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरी साइड हमारी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर दोनों डायगोनल्स बराबर हो जाए तो वही तो सवाल बन रहा है। अगर दोनों डायगोनल्स को मैं बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर दोनों डायगोनल्स अगर हम बराबर करेंगे तो ये पक्की बात है कि जो ए वेक्टर था और जो बी वेक्टर था ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे मतलब ये एक रेक्टेंगल तैयार होगा, तो रेक्टेंगल की ही दोनों डायगोनल्स बराबर होती हैं। अगर हम इसमें कुछ और एंगल रखेंगे तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ बराबर नहीं हो सकती। तो ये ऑब्जर्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, तभी हमारी ये वाली और ये वाली लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा जो है वो 90 होना चाहिए। तो हम इसको ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।